नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनकेश श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल एनी श्री ई क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं ऑल रेलवे एग्जाम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, जिसमें जीके जीएस और इसके साथ साथ 10 कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये अति महत्वपूर्ण पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का समूह है। इसमें 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है और ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपके चैनल पर जा चुका है, जाके आप उसको देखिए और अपने प्रैक्टिस लगाइए जीके जीएस का और कंप्यूटर का, ताकि आपके एग्जाम में जीके जीएस का और कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए। ठीक है, इसकी लैंग्वेज हिंदी होने वाली है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि 31, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके फर्स्ट वाले वीडियो में चला गया है और ये 31 नंबर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी है हीलियम। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शंस है ए गुलाब, बी कमल, सी सूरजमुखी और डी है चमेली। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो है आपका कमल, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। और ये जो कमल होता है वो पवित्रता एवं सौंदर्य का प्रतीक होता है। किसका? पवित्रता एवं सौंदर्य का प्रतीक होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हमारा राष्ट्रीय फूल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा जंगल देता है? ऑप्शंस हैं ए अमेजन वर्षावन, बी सुंदरबन और सी गिर और डी है काजीरंगा। तो दोस्तों बताइए कि सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा जंगल हमें प्रदान करता है? तो दोस्तों, सबसे अधिक ऑक्सीजन जो है हमें अमेजन वर्षावन प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कह सकते हैं पृथ्वी का फेफड़ा। क्या बोल सकते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ से ऑक्सीजन हमें मिलता है, इस कारण से इसे हम पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए रैम, बी सीपीयू, सी हार्ड डिस्क और डी है मॉनिटर। तो दोस्तों बताइए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो दोस्तों, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है उसे सीपीयू को हम लोग कहते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। और ये जो है सीपीयू सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। बिना सीपीयू के सारा कार्य, बिल्कुल भी कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शंस है ए अर्थव्यवस्था, बी विदेशी नीति, सी शिक्षा और डी है रक्षा। तो दोस्तों बताइए कि पंचशील सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों, पंचशील सिद्धांत जो है आपका विदेशी नीति से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। और ये किन किन देशों से संबंधित है भाई? पहला तो अपना भारत और दूसरा चीन। इन दो देशों से ये सिद्धांत जो है संबंधित है। ठीक है, इन दो देशों के संबंधों से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा भाग रंग पहचानता है? ऑप्शंस हैं ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी पुतली और डी है लेंस। तो दोस्तों बताइए कि मानव नेत्र में जो है कौन सा ऐसा भाग है जो रंग को पहचानता है? तो दोस्तों, मानव नेत्र में जो है रेटिना एक ऐसा पार्ट है जो रंग को पहचानता है। अब रेटिना में भी कौन सा हिस्सा है जो रंग पहचानती है? तो रेटिना में एक कोन कोशिका है। कोन कोशिका, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं कोन सेल। ठीक है, कोन कोशिका जो है यही आपके रंग को पहचानता है। किसको पहचानता है? रंग को। तो अगर पूछा जाए कि मानव नेत्र में कौन सा भाग रंग पहचानता है, तो रेटिना का कौन सा सेल आपका रंग पहचानता है? तो कोन कोशिका, यानी कि कोन सेल उसको पहचानता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? ऑप्शंस है ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना और डी है गोदावरी। तो दोस्तों, भारत का जो सबसे लंबा नदी है ना, वो है आपका गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसकी लंबाई भाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। याद रखिएगा, इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए कपास, बी दुग्ध उत्पादन,
सी आपका है चावल और डी है गेहूं। तो याद रख बताइए कि श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों श्वेत क्रांति जो है वो आपके दूध उत्पादन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है। और भाई श्वेत क्रांति के जनक कौन है, इनके जनक लिख लीजिए। इनके जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है भाई, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनको याद रखिएगा। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं वे श्वेत क्रांति के जनक थे और श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तापमान मापने का यंत्र क्या है। तो ऑप्शन है ए बैरोमीटर, बी थर्मामीटर, सी हाइग्रोमीटर और डी है एनीमोमीटर। तो दोस्तों बताइए कि तापमान मापने का यंत्र कौन सा है। तो दोस्तों तापमान मापने का जो यंत्र है वो है आपका थर्मामीटर, जो कि सभी लोग जानते हैं, और ये तापमान को मापता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई यानी कि बॉम्बे, सी कोलकाता और डी है चेन्नई। तो दोस्तों बताइए कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कहाँ का है, किधर का है। तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वो बॉम्बे का है, यानी कि मुंबई का है। बॉम्बे क्यों, बॉम्बे यानी कि ये पुराना नाम है, और इस बॉम्बे का जो हाई कोर्ट की स्थापना जो है वो 1862 में हुई थी। कब हुई थी, 1862 में। किसकी भाई, हाई कोर्ट की, किसकी, हाई कोर्ट का जो भी था वो 1862 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है। ऑप्शन है ए यकृत में, बी अमाशय में, सी अग्नाशय में या फिर डी गुर्दा में। तो दोस्तों बताइए कि मानव शरीर का जो इंसुलिन है वो किस जगह पे बनता है। तो दोस्तों मानव शरीर का जो इंसुलिन है वो आपके अग्नाशय में बनता है, अग्नाशय में बनता है। और इंसुलिन जो है रक्त को शर्करा नियंत्रित करती है। ये जो इंसुलिन है ना, रक्त को क्या करती है भाई, रक्त को शर्करा नियंत्रित करती है। याद रखिएगा, इंसुलिन क्या करती है भाई, रक्त को शर्करा नियंत्रित करती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के रचयिता कौन है। ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डी है सरदार पटेल। तो दोस्तों बताइए भारत संविधान के रचयिता कौन है। तो दोस्तों भारत संविधान के जो रचयिता हैं वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, यानी कि ऑप्शन सी है। इनको एक और नाम से जाना जाता है, संविधान के शिल्पकार के नाम से। किसके नाम से, संविधान के शिल्पकार के नाम से इनको कहा जाता है, और भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। दोस्तों ऑप्शन है ए जूल, बी हर्ट्ज, सी डेसिबल और डी है वोल्ट। तो दोस्तों बताइए कि ध्वनि की जो तीव्रता है वो किस में मापी जाती है। तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, और ये डेसिबल क्या है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। क्या है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। इकाई किसे कहते हैं भाई, जिस चीज़ में चीज़ें मापी जाती हैं उसी को इकाई कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल से कौन सा है। ऑप्शन है ए गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा और डी है मणिपुर। तो बताइए कि भारत का सबसे छोटा राज्य किसके हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। तो दोस्तों सबसे छोटा राज्य जो है आपका गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी सरदार पटेल और डी सी नेहरू और डी है गांधी। तो दोस्तों बताइए कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो दोस्तों लौह पुरुष जो है वो हमारे सरदार पटेल जी को कहा जाता है, और सरदार पटेल जी ने एक चीज किया, भारत का एकीकरण किया था। क्या किया था भाई, भारत का एकीकरण कौन किया था, सरदार पटेल जी ने। यानी कि भारत में जितने भी राजा महाराजाओं की जगह थी, उनका राज्य था, उन सारे राज्यों को अपने देश में मिलाया था, है ना, एक पूरा भारत बनाया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है।
ऑप्शन है ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी बेरी और डी है अंधापन। तो दोस्तों बताइए कि विटामिन सी की कमी यदि हमारे शरीर के अंदर हो जाती है तो हमें कौन सा रोग होगा। तो दोस्तों हमारे शरीर में अगर विटामिन सी की कमी होती है तो स्कर्वी रोग हमारे अंदर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। भाई स्कर्वी में होता क्या है, स्कर्वी में जो है मसूड़ों से खून आने लगते हैं। क्या होते हैं भाई, मसूड़ों से खून आते हैं, याद रखिएगा, मसूड़ों से क्या होते हैं, खून आने लगते हैं। कब, जब हमारा स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ऑप्शन है ए प्रतिभा पाटिल, बी सरोजिनी नायडू, सी इंदिरा गांधी और डी है सुषमा स्वराज। तो दोस्तों बताइए कि भारत की जो है पहली प्रधानमंत्री कौन थी। तो दोस्तों भारत की पहली प्रधानमंत्री जो है वो इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी जी। और इंदिरा गांधी कब बनी थी पीएम भाई, 1966 में। कब बनी थी, 1966 में ये पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी जी हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। ऑप्शन है ए एल्यूमिनियम, बी सोडियम, सी लिथियम और डी है मैग्नीशियम। दोस्तों सबसे हल्की धातु क्या है, तो सबसे हल्की धातु जो है वो आपकी लिथियम है। ऑप्शन सी आपकी करेक्ट है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। ऑप्शन है ए 4 मिनट, बी 6 मिनट, सी 8 मिनट 20 सेकेंड और डी है 10 मिनट। तो दोस्तों सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में जो समय है वो 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो है लगभग 5 करोड़ किलोमीटर। याद रखिएगा, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, लगभग 5 करोड़ किलोमीटर है। याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन है ए पीपल, बी नीम, सी बरगद और डी है आम। तो दोस्तों बताइए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो है आपका बरगद, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब ये बरगद जो है दीर्घायु का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, दीर्घायु का। याद रखिएगा, देखिए हमारे यहाँ जो भी चीज़ें राष्ट्रीय बनाई गई हैं ना उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। तो ये दीर्घायु का प्रतीक है, इसलिए इसको क्या किया गया है, राष्ट्रीय वृक्ष का घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है। ऑप्शन है ए दूध, बी मछली उत्पादन, सी अनाज और डी है कपास। तो दोस्तों नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब ये जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 और डी है 5। तो दोस्तों बताइए कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो दोस्तों मानव हृदय में कुल 4 कक्ष पाए जाते हैं। 2 आलिंद होते हैं, ठीक है, और 2 ही आपके निलय होते हैं। ठीक है, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं और कुल मिला के 4 कक्ष पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन है ए बोकारो, बी झारिया, सी रानीगंज और डी है तालचर। तो दोस्तों बताइए कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है वो झरिया है, जो कि झारखंड में उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है, झारखंड में उपस्थित है। तो प्रश्न एक बन भी सकता है कि झरिया जो कि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है, तो आप झारखंड भी बता सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है ए नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी और डी है मोदी। तो दोस्तों जय जवान जय विज्ञान का नारा आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको कि यह जो नारा है ना पोखरण परीक्षण में दिया गया था। किसमें, पोखरण परीक्षण के बाद इसको दिया गया था। पोखरण परीक्षण के बाद इसको दिया गया था। याद रखिएगा, जय जवान जय विज्ञान का नारा पोखरण परीक्षण के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। ठीक है, उस समय ये प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन कौन ले जाता है। ऑप्शन है ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट और डी है प्लाज्मा।
दोस्तों बताइए मानव शरीर में ऑक्सीजन जो है वो कौन पहुंचाता है पूरा? तो इसमें जो है ऑक्सीजन आपका आरबीसी पहुंचाता है। और इसमें आरबीसी के भी अंदर एक होता है हीमोग्लोबिन। कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही एक्चुअली हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और वो कहाँ पाया जाता है हीमोग्लोबिन? आरबीसी के अंदर। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि आरबीसी ही ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए जन गण मन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा, और डी है ऐ मेरे वतन। तो दोस्तों बताइए कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि धातुओं का अच्छा चालक कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए लकड़ी, बी प्लास्टिक, सी तांबा और डी है रबर। तो दोस्तों धातुओं का जो अच्छा चालक है वो आपका तांबा है। ठीक है, और ये बिजली का भी अच्छा चालक होता है, याद रखिएगा, बिजली का भी अच्छा चालक होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति किससे जुड़ी हुई है? ऑप्शन है ए उद्योग, बी कृषि उत्पादन, सी शिक्षा और डी है स्वास्थ्य। तो दोस्तों बताइए कि हरित क्रांति जो है वो किससे जुड़ी हुई है? तो दोस्तों हरित क्रांति जो है कृषि उत्पादन से जुड़ी हुई है। और इस क्रांति की वजह से जो है दो चीज़ें हमारा लाभ हुआ, गेहूँ और चावल का उत्पादन बढ़ गया। किसका? गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, याद रखिएगा, हरित क्रांति से क्या हुआ? गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी प्रतिभा पाटिल, सी द्रौपदी मुर्मू और डी है सुषमा स्वराज। तो दोस्तों बताइए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा पाटिल जी थी, जो कि 2007 में बनी थी। किसमें? 2007 में महिला राष्ट्रपति बनी थी। चलिए अगले प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है आपके पास, किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहा जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। सनसाइन विटामिन यानी कि सूरज से मिलने वाला विटामिन। तो दोस्तों विटामिन डी जो है सनसाइन विटामिन कहा जाता है। और एक और चीज़ बता दूं कि लोग कहते हैं कि विटामिन डी जो है सूर्य से मिलता है। जी नहीं, विटामिन डी हमें हरे पत्ती वाली सब्जियों से मिलता है, जैसे पालक वगैरह से। लेकिन जैसे ही हम वो हमारे अंदर विटामिन डी तो हो जाता है लेकिन एक्टिव नहीं होता है। और जैसे ही हम सूर्य के प्रकाश में जाते हैं ना, तो सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में वो एक्टिव हो जाता है। सूर्य के प्रकाश से एक्टिव हो जाता है, याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी एक्टिव होता है, ना कि सूर्य के प्रकाश के अंदर विटामिन डी होता है। ठीक है, धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। और इससे आपका ही लाभ होगा, क्योंकि आपके जो भी जीके जीएस और कंप्यूटर के प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, आने वाले कुछ वीडियोज में आपको करंट अफेयर्स भी क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको जीके जीएस का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, अगले क्लास में। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है।